फ्रेंड्स, आज हम इकेट का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए। जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 है वो हम कोशिश करेंगे सैटरडे एंड संडे वाले दिन हम इसको रखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हीट हमारे पास ये चैप्टर है और ये आपके पास अगेन आपके पास इसके एमसीक्यूज आते हैं हीट के हीट से रिलेटेड, जिसमें आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसी से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। अब आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हमें जिन दो मेन कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक हीट और दूसरा आपके पास क्या है, टेम्परेचर। पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हीट के बारे में हम क्या जानते हैं, किस तरीके से। आपकी बुक इंटर की बुक के अंदर पहले लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ हीट के बारे में। थ्योरीज ऑफ हीट के बारे में यह बताया जा रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी उसका नाम था कैलोरिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि हीट एक आपके पास कलरलेस, अनडिस्ट्रक्टेबल और वेटलेस फ्लूइड है। कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक जैसे हमारे पास पानी होता है ना, पानी को अगर आप देखेंगे तो पानी का कोई कलर नहीं है, पर अगर देखा जाए तो पानी का वेट होता है। पुराने जमाने में लोग ये जानते थे कि हीट जो है वो एक वेटलेस और कलरलेस फ्लूइड है और ये हमेशा ट्रांसफर होता है या फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ये कहानी थी कैलोरिक थ्योरी की तरफ। अब आपको बता देना चाहता हूं, कैलोरिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करती थी कि जो बॉडी ज्यादा हॉट है उसके अंदर नंबर ऑफ कैलोरीज ज्यादा होंगे और जो बॉडी आपके पास कोल्ड है उसमें नंबर ऑफ कैलोरीज क्या होंगे, कम होंगे। और जब भी इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखा जाए तो हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसकी एक्सप्लेनेशन हम यूं दे सकते हैं कि आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया गया, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कंडक्शन के थ्रू या मेथड ऑफ मिक्सिंग मटेरियल इन अ कैलोरीमीटर। कंडक्शन के थ्रू कैसे, आपको सिंपल सी एक बात बताओ। आप एक स्पून लें, स्टील का आप एक स्पून लें, उसके एक हिस्से को गर्म करना शुरू कर दें। अब एक हिस्से को जब आप गर्म करेंगे तो हीट, यहां पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप वो हीट एनर्जी यहां से ट्रांसफर होते 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 आपके पास दूसरे एंड की तरफ आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर हाँ, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कैलोरिक ने इसको एक्सप्लेन किया था, बट इस थ्योरी को बाद में चैलेंज किया गया था। ये आपके पास एक इंजीनियर, आपके पास उसका नाम था काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड ने बेसिकली इसको एक्सप्लेन कैसे किया। काउंट रमफोर्ड आते ही कैलोरिक थ्योरी को उसने चैलेंज किया कि कैलोरिक थ्योरी बेसिकली इसमें जो आपके पास हीट फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड बॉडी, ये कॉन्सेप्ट उसने यूं बताया कि आपके पास हीट फ्लो नहीं, हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर होती है, किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, उसने एक कैनन को ड्रिल करके देखा थ्रू बोरर। जब आप किसी कैनन को ड्रिल करते हो थ्रू बोरर तो याद रखना उसमें से कुछ छोटी छोटी मेटल चिप्स निकलती हैं। आपको पता है जब वो बोरर ड्रिल करने के लिए उसके ऊपर क्या करता है, मूव करता है, जब तेजी से मूव करता है, आपको पता है कि जब वो चीज मूव कर रही होगी तो उसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट होती है। और फ्रिक्शन क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी। आपके पास यहां पर फ्रिक्शन के थ्रू एक मैकेनिकल एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी बाद में किसमें ट्रांसफर होकर आ रही है, हीट की फॉर्म में। अब ये कहने का मकसद है कि कैलोरिक थ्योरी ने तो कहा था कि हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट ट्रांसफर, आपके पास फ्लो ऑफ एनर्जी। बट काउंट रमफोर्ड कह रहा है कि नहीं, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आपने ये देखा होगा जब हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रगड़ते हैं, जब उसको रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू उसमें क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप उसको रगड़ोगे, उस पर मैकेनिकल वर्क करोगे तो वही मैकेनिकल वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, हीट की फॉर्म में। तो ये वो थ्योरीज थी जिसने हीट को एक्सप्लेन किया। बाद में हीट के बारे में जूल्स ने भी इसको एक्सप्लेन किया। जो उसके बाद हीट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि हीट हमेशा क्या है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब आपको पता है कि हीट अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करेगी, लेट्स सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, मैं कहना चाहता हूं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। ये चीज बता देना चाहता हूं, टेम्परेचर ऑफ ए, इसका मकसद है कि सपोज करो इसका टेम्परेचर है 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से इन दोनों का टेम्परेचर अलग है, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ले आऊं
जैसे कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो क्या करेगा, ए में से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, तो हम कहेंगे इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी क्या है, बॉडी ए, और वो ट्रांसफर हो रही है बॉडी बी की तरफ। आपको पता है जब हीट इधर ट्रांसफर होगी तो इस वाले हिस्से का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगी, जिसको हम आगे चलकर एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जब दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखें और उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो आप कहेंगे सच स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। या आप हीट को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब इसी तरीके से आपको जरा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। आप अगर किसी पानी के लेवल को देखते हो, सपोज करो ये मैंने पानी का एक लेवल बनाया है, यहां पर ये लेवल आपके पास क्या है, हायर एल्टीट्यूड पे, इसकी हाइट ज्यादा है, और ये लोअर एल्टीट्यूड पे। कभी आपने देखा है कि पानी जो पहाड़ों से हमेशा नीचे की तरफ आता है, सपोज करो ये पानी तब तक आता रहेगा जब तक ये लेवल भरता ना है, नीचे पानी आता रहेगा। एक टाइम आएगा कि इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो अब मजीद पानी इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये बात आपको बता दूं कि जब इसमें लेवल आपका बराबर हो जाए तो मैं इस स्टेट को कहूंगा दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं, आप इस दौरान इस कमरे का टेम्परेचर हाई है, इस कमरे का टेम्परेचर हाई है, और मैं ठंडे पानी की बोतल लेकर आऊं। आप इस ठंडे पानी की बोतल को, क्योंकि ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या है, कम है, ये टेम्परेचर है, तो आप ये कहेंगे कि सर उस कमरे के अंदर मैं जब बस पानी की बोतल को रखूंगा तो थोड़ी देर बाद वही पानी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट सराउंडिंग की है वो सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कौन सी स्टेट ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है। स्टूडेंट, आप ये कह सकते हो कि हीट हमेशा तब ट्रांसफर होती है जब दो बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। ये जब दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट हो तभी जाकर हीट ट्रांसफर होती है। और ये बता देना चाहता हूं, हीट को वैसे हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये हीट फ्लो कर रही है एनर्जी को, तो एनर्जी के फ्लो को हम किसमें मेजर करते हैं, जूल के अंदर। मतलब हीट एनर्जी है, आपके पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम मेजर किसमें करते हैं, जूल के अंदर। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि सीजीएस सिस्टम में हीट को मेजर करते हैं कैलोरी के अंदर, और एफपीएस सिस्टम में इसको मेजर करते हैं बीटीयू। आप जब भी इसको पढ़ोगे कि हीट का जो सीजीएस यूनिट कैलोरी है वो किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है। और हम कह सकते हैं कि इसका जो एफपीएस यूनिट है वो किसके बराबर है, आपके पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम कहते हैं 1055 जूल के, जिसे 252 कैलोरी के बराबर भी रखा जाता है। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हीट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? आप मुझे बता दो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो मास पे डिपेंड ना करे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो जो मास या मैटर या क्वांटिटी पे डिपेंड करे। तो आप मुझे बता दो, क्या हीट मास पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड नहीं करती। और अगर मैं कहूं टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है? मैं आप लोगों से सिंपल पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे टेम्परेचर और हीट के बारे में पूछो, इसमें से एक एक्सटेंसिव है एक इंटेंसिव है, तो कैसे बताएंगे? तो आप एक चीज याद रखना, आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हीट जो है आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपके सामने यहां पर मेंशन कर देना चाहता हूं, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी घर में खाना, जैसे हम कहते हैं कोई चीज, पानी को एक गिलास को उबालना है, पानी के एक गिलास को उबालना है, तो हम उसको हीट देंगे थोड़ी सी, सही ना? अगर मुझे बहुत बड़े टब को, जिसमें पानी एक बड़े ड्रम में भरा हुआ है, उसको अगर गर्म करना है तो आप उसके लिए हीट कम नहीं दोगे, हीट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात बताऊं, आपने घर में चावल पकते हुए देखे हैं, और जो कोई इवेंट होता है या कोई शादी होती है, कोई ब्याह होता है, तो उसमें आपने देखा होगा वहां पर भी चावल पकाए जाते हैं, तो वहां जो देग बनाई जाती है उस देग के लिए हम चूल्हे जितनी आग नहीं देंगे, सही ना? चूल्हे जितनी आग नहीं देंगे। अगर आप देग बना रहे हो तो देग के लिए आपको आग भी उसी के मुताबिक चाहिए।
जितनी बड़ी आपके पास, अब खाने की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, मास ज्यादा है, जहां मास ज्यादा है तो आपके पास हीट भी आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जहां मास कम है वहां पर हीट आपको कम रिक्वायर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर आपके पास हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके लिए आपके पास अमाउंट, मसके मैटर का अमाउंट डिपेंड करता है। बट अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आप लोग जब पढ़ेंगे सर, आप अब स्टूडेंट जरा समझे, टेम्परेचर समझाने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो और उनका सेम टेम्परेचर हो जाए, उस स्टेट को हम नाम देंगे, दैट स्टेट, सच स्टेट ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड, इसे हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपके पास हीट डज नॉट फ्लो। इसका मकसद है कि सर इस स्टेट के अंदर अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि दोनों हीट बराबर टेम्परेचर में आ जाएंगे। दूसरी बात, इस स्टेट में टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सेकेंड बॉडी। इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी और इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैंने वर्ड यू ए बराबर है यू बी, इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। पता है कि जब आप हीट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उस वक्त एक लफ्ज आपके सामने आएगा, आप उसे नाम देंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कहते हैं सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये बता देना चाहता हूं, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक, ये याद रखना, मॉलिक्यूलर कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एक बात आपको जरा समझा दूं कि जब हम किसी चीज को हीट दे रहे होते हैं, हीट का नाम है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब वो हीट बॉडी के अंदर आ जाती है, बॉडी को मिल जाती है, तो वहां बॉडी में हीट जाने के बाद क्या शो कराएगी, किसी न किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगी ना। अब वो अंदर जाकर मॉलिक्यूल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। आप उस एनर्जी को नाम दे सकते हो, क्या चीज, इंटरनल एनर्जी। ये बता देना चाहता हूं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब किसी बॉडी को आप हीट अप करते हो, हीट का नाम तब लेंगे जब हम उसको हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ट्रांसफर हो रही हो। जब वो ट्रांसफर होकर आगे फिर जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तब हम नाम लेंगे जब वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम कह सकते हैं द एनर्जी कंटेन बाय बॉडी जो होगी वो आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी की। ये पॉइंट आपको बता दो, क्योंकि हीट का नाम होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हो तो टेम्परेचर क्या है, आप द मेजर ऑफ द क्वांटिटेटिव measurement of degree of hotness is called temperature। अच्छा, ये बात आप बता दो, कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताते हैं। स्टूडेंट, कोल्डनेस मत कहो, टेम्परेचर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ हीट के बारे में बताता है। आप जिसे कोल्ड बोलते हैं ना, कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होता। आप कह सकते हो कि जब बॉडी जितने लो टेम्परेचर पे चली जाती है, आपके मुताबिक आपकी बॉडी से नीचे टेम्परेचर चलेगा, आपसे कोल्ड कह रहे हो, आप उसे कोल्ड मत कहो। वहां पर कितनी हीट मौजूद है उसको भी हम कहेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस। हम कोल्डनेस को मेजर नहीं कर सकते, कोल्डनेस का कोई यूनिट नहीं है। आप कोल्डनेस को मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर हीट की मौजूदगी मालूम कर रहे हो। तो दूसरे लफ्जों में आप उसकी हॉटनेस को मेजर कर रहे हो, उसकी कोल्डनेस को मेजर नहीं कर रहे। कोल्डनेस को मेजर करने का मकसद है कि यूं कि आप अगर लाइट को मेजर कर रहे हो तो आप डार्क को भी मेजर कर सकते हो, डार्कनेस को भी मेजर कर सकते हो। स्टूडेंट कहते हैं कि लाइट इस कमरे में इतनी है, चलो मैं मानता हूं लाइट इतनी है, लाइट की इंटेंसिटी इतनी है। अगर इस कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या आप कह सकते हो कि इस कमरे के अंदर अंधेरा कितना है?
डार्कनेस कितनी है सर, हम डार्कनेस नहीं मेजर करते। असल में उस डार्कनेस का मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़े कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट होगी ना, तो मैं जस्ट उसकी ब्राइटनेस को स्टडी करूंगा, नॉट ऑन डार्कनेस। तो इसका मतलब है कि सर यू आर हेयर टू मेजर टेम्परेचर मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द टर्म क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप लोग टेम्परेचर के अलावा आप टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन बताते हो। टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मकसद क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जरा समझना। कई दफा स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या चीज जाहिर करता है? सिंपल से एक बात बता देना चाहता हूं कि जब आप किसी मटेरियल को हीट करते हो, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप पानी को गर्म करते हो, कभी आपने पानी को बॉयल किया होगा। जब आप पानी को बॉयल करते हो तो जब उसको हीट दे रहे होते हो तो टेम्परेचर रेज हो रहा होता है। जब टेम्परेचर रेज हो रहा होता है तो आप उस पानी पे कैसे चेक करोगे सर टेम्परेचर हाई है लो है? सर एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर पानी के अंदर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ गई है। आपको पता है शुरू में जो मॉलिक्यूल्स जो ना, जब पानी ठंडा होता है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस पानी की कम होती है। आप एक टाइम के बाद जब पानी फुल बॉयल हो जाता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल, वाटर के हर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन क्या हो जाती है या उसकी मोशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जो उसके अंदर ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी जो भी मोशन है वो आपके पास इंक्रीज हो जाती है। अब आप कहेंगे उसकी मोशन के बढ़ने की वजह क्या है? आपको पता है कि उसने एनर्जी गेन की है, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह क्या है? मटेरियल ने हीट एब्जॉर्ब की, उसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर रेज हुआ। तो ये बता देना चाहता हूं, तो आप जब किसी चीज को गर्म करते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो वो हीट एनर्जी जाकर अंदर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, चाहे वो वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल हो या फिर ट्रांसलेशनल हो। तो ये बता देना चाहता हूं, खाली सिर्फ लिक्विड के साथ भी नहीं, अगर गैसेस की भी बात करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं तो गैस जब हीट होगी तो उसके अंदर जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो दूसरे लफ्जों में कहो कि हम हीट करेंगे टेम्परेचर रेज होगा, जब टेम्परेचर रेज होगा तो दूसरे लफ्जों में हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। तो ये कंडीशन याद रखना कि टेम्परेचर बेसिकली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि टेम्परेचर अगर देखा जाए, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज क्या होता है स्टूडेंट? केल्विन। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1 केल्विन बराबर है 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, या आपसे एमसीक्यू की या आपसे पूछेंगे डिफाइन 1 केल्विन। केल्विन किसके बराबर है? 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सर व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ये चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपसे पूछे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, आपको ये चीज समझाना लाजमी है कि आप एक कंटेनर लें, एक गिलास ट्यूब या एक जूस टाइप कंटेनर लें, और उसके अंदर एक ऐसी स्टेट, वाटर की ऐसी स्टेट जिसमें वाटर के ब्लॉक्स जैसे कि आइस क्यूब होने चाहिए, और उसमें कुछ वाटर और कुछ ना कुछ वेपर्स। यहां पर वाटर अपनी 3 स्टेट्स के अंदर मौजूद है, 3 स्टेट्स के अंदर, मतलब के आइस वाटर, आइस एंड वेपर्स। अगर ये 3 स्टेट अगर एक ही टाइम पे मिले, उसका जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बनेगा उसको ही हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। इट मीन्स दैट water coexist in 3 different states। इसमें हम कह सकते हैं नंबर 1 आइस, नंबर 2 आइस वाटर, और नंबर 3 आप ये कह सकते हो आपके पास वेपर्स। आपके सामने ये वेपर्स, अगर 3 स्टेट एक साथ हो
इस दौरान जो आपके पास स्टेट बनेगी उसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और जैसा कि आप लोग कह सकते हो कि वन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन के। ये जो डेफिनेशन आप बताते हो ना, तो 1 केल्विन किसके बराबर है? 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सर ये यहां से निकली है, 1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 273.16 केल्विन के बराबर है। अगर ये टर्म यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आकर क्या करेगी? डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गई। ये आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट याद रखना, आपके पास ये सवाल पूछ सकते हैं कि 1 केल्विन किसके बराबर है? 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब आपको बता दूं कि जो केल्विन जो है, टेम्परेचर जो है, ये आपके पास याद रखना फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा ये बात आपको समझा दूं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करता है इज कॉल्ड, स्टूडेंट जो इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर मेजर करता है उसका नाम क्या है? इसे हम क्या नाम देते हैं? थर्मोमीटर। और ये बात आपको जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, स्टूडेंट्स को बता दूं, वेरी हाई टेम्परेचर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर मेजर करता हो, उसका नाम क्या है? इज कॉल्ड, उसका नाम एज ए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम देते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। समटाइम आपसे पूछ लेंगे सर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करता है, उसका नाम होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये लफ्ज अपने माइंड में रखना। तो ये हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास कंडीशन होती है। आप लोग जब इस टेम्परेचर को पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल्स, ये चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पास टेम्परेचर स्केल, 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेंटीग्रेड, दूसरे को फ़ारेनहाइट, और तीसरे को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड केल्विन। इस हर स्केल का 2 आपके पास पॉइंट होते हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है लोअर फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट याद रखना। आपके पास, आप मुझे बता सकते हो कि सेल्सियस में आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट को क्या हम इसे कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और जो अपर फिक्स पॉइंट है उसे क्या नाम देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स जो भी यहां पर स्टूडेंट बैठे हुए मुझे बात बताओ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप मुझे बता सकते हो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में इसे आप कह सकते हो 273 केल्विन। आपके सामने ये होता है 273 केल्विन, सही है। अब आप मुझे बता, आपको पूछना चाहता हूं कि इसका जो हायर पॉइंट, अपर जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो अपर पॉइंट होता है वो कितना होता है? आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी तरीके से इसका जो हायर पॉइंट होता है इसको हम कह सकते हैं 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। अब आपको बताऊं यहां पर हमें कैसे पता चला कि सर इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? इसको याद रखना, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स देखे जाए, इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स देखे जाए तो आपके पास कितने हो गए? 100 डिविजन्स। 100 डिविजन्स है। क्यों? 100 में से 0 माइनस करें तो इसमें टोटल डिविजन्स की तादाद कितनी होगी?
100 डिविजन होगी। 212 में से 32 को माइनस करें तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे, ये कितने होंगे 180 180 डिवीजन। और इसमें आपके पास स्टूडेंट कितने डिविजन होंगे, अगर आप देखें 373 में से 273 माइनस करें तो इसमें नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे, ये आपके पास 100 डिविजन है। सही है। इंजीनियरिंग के अंदर एक सवाल आता है आपके पास, ये एमसीक्यू याद रखना, इसमें फ़ारेनहाइट में कितने डिविजन है 180 और इसमें कितने डिवीजन है 100। कह सकते हैं, ये पॉइंट नोट करना, कह सकते हैं कि सर 100 डिवीजन, आपके पास 100 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर है 180 डिवीजन ऑन डिग्री। ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ये कह सकते हैं 100 डिवीजन को मैंने किसके बराबर किया 180। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वन डिवीजन ऑन डिग्री सेंटीग्रेड 180 को किससे डिवाइड कर दो 100 से, डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट आप ये कह सकते हो कि वन डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस, इससे अगर आप कैंसिल करें तो इसका आंसर आएगा 9/5 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर इसी चीज को आपके पास लिखा जाता है वन डिवीजन ऑन डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके पास इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये आपके टेस्ट में आया है एक सवाल कि वन डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। पास पेपर के अंदर ये सवाल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि वन डिवीजन, इसका मकसद क्या है। सुनो, आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितनी है, इसमें डिवीजन आप देख रहे हो, इसमें काफी दूर दूर है। इसकी अगर वन डिवीजन लेंगे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब ट्रेवल हो चुकी होंगी। अगर मैं इसकी 2 डिवीजन लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब ट्रेवल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वन डिवीजन सेल्सियस की वो ऑलमोस्ट इसके 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर है। यह बात आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वन डिवीजन ऑन सेल्सियस बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, अगर मैं वन डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ लो तो अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पास 9/5 था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। डिवीजन ऑन आपके पास डिग्री सेल्सियस और वन डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे कहेंगे 0.55 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस। ये वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये साइड पे मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू है। अब स्टूडेंट, ये तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास कन्वर्जन फार्मूला, ये बात अपने माइंड में रखना कि इन्हें कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है जिसमें आपके पास अक्सर इससे रिलेटेड कोई एक सवाल पूछ लेते हैं कि 77 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, या कितने केल्विन के बराबर है, ये आपसे पूछा जाता है सवाल। अब इसके फार्मूलाज को जरा समझना, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप यहां पर एक होता है सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस तक कन्वर्ट करना, सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस। तो इस फार्मूले को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी केल्विन का टेम्परेचर होता है वो TC प्लस 273 के बराबर होता है। और ये बता देना चाहता हूं TC आपके पास किसके बराबर है, ये हम कह सकते हैं कि आपके पास TK माइनस 273 के, ये आपके पास सेल्सियस टू केल्विन है। सिमिलरली सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आपको यह बता देना चाहता हूं कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपके पास कन्वर्जन फार्मूलाज किस तरह से होंगे, TC/5
TF माइनस 32 अपॉन 9, सही है। TC अपॉन 5, TF माइनस 32 अपॉन 9। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि TC बराबर है 5 TF माइनस 32 अपॉन 9 के, और इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं TF 9 अपॉन 5 TC प्लस 32 के। इसमें अच्छा, जब पेपर में आप कन्वर्जन करोगे ना, ये थोड़ी सी गलती आप लोग कर सकते हो। यहां पर पहले फ़ारेनहाइट को 32 से माइनस करना होगा, जो भी आंसर है फिर जाकर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। और अगर जब इसकी कन्वर्जन करनी होगी तो इससे पहले 32 से प्लस मत करना, इससे पहले 9/5 TC करके जो भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद जो आंसर है उसे लास्ट में जाकर 32 से प्लस करना। इसमें फर्क है, इससे पहले डिफरेंस होगा एंड देन आंसर आएगा, और इसमें पहले आप क्या करेंगे, इसे सम अप करेंगे, देन आपके पास ये आंसर। अब आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट एक सवाल है, जैसे कि ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। आपने 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा, 293 केल्विन, 263 केल्विन, 283 केल्विन, 300 केल्विन। क्या आंसर है स्टूडेंट्स? आप लोग इसका अगर आंसर निकाल रहे हैं, सुनो, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मुझे निकालना है केल्विन। इसका तरीका मैं आपको बता दूं, फ़ारेनहाइट में से 32 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि सर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है, 50, 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 आपने कर लिया माइनस, फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, 9 से। तो 50 में से 32 माइनस करेंगे 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2। 5 यहां डिवाइड करा उधर जाकर, 5 2 जा 10, जो भी 10 आंसर आएगा सेल्सियस में उसे प्लस कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 283। तो ये बता देना चाहता हूं कि सर इसका आंसर आएगा 283। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, आप कह सकते हो बॉयज, ये बात बता दे क्या आंसर आएगा इसका, आंसर 310 केल्विन। इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस आपके पास फ़ारेनहाइट में होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में होता है, और अगर केल्विन में आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर इट मस्ट बी 310 केल्विन। क्यों? क्योंकि 37 प्लस 273, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 310 आ जाएगा। तो अब आप ये लिखें,